हाय स्टूडेंट, मैं हूं शंभू। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में आपको समझाया था और बताया था, कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो हम लोग पढ़ने वाले हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में। सब लोग ध्यान देंगे और एक एक करके समझेंगे डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में। जैसे इसके बारे में समझाया जा रहा है और बताया जा रहा है, इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट का होता है। इस तरह डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के बराबर होती है। जैसे when we purchase goods for cash, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगला नेक्स्ट बता, इट रिसीव गुड्स ऑफ सम वैल्यू एंड गिव कैश टू इक्वल वैल्यू। इस मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो परचेज जो करेंगे वह किसी ना किसी सप्लायर से परचेज करेंगे। तो जितने का हम परचेज करेंगे उतने से हमारा अकाउंट डेबिट होगा और उतने से अकाउंट दूसरे का क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल, जो हमने गुड्स खरीदा है उसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं या पैसा रिसीव कर रहे हैं सेल करते समय, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे सपोज मान लीजिए होता क्या है, एक बिजनेस है और उस बिजनेस में यह सप्लायर है पीके ट्रेडर्स। तो हमारा बिजनेस कर क्या रहा है, परचेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, परचेज कर रहा है। तो परचेज जब हमारा बिजनेस करेगा, फॉर एग्जांपल जो परचेज कर रहा है वह कर रहा है क्या, कैश मीन्स नगद। और किससे कर रहा है, पीके ट्रेडर्स। तो जो पीके ट्रेडर्स है, जो पीके ट्रेडर्स है, नहीं वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर की दिक्कत, सॉफ्टवेयर यहाँ पे बस सॉफ्टवेयर की दिक्कत हो रही है और किसी बैच को आ रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जो पीके ट्रेडर्स हमारे क्या है, सप्लायर है, जैसे ने पिछले क्लास में समझाया था। तो जो पीके ट्रेडर्स है और जो हमारा कैश है, अगर रियल में कहा जाए तो दो पक्ष है। पहला पक्ष एक हमारा व्यापार, मेरा बिजनेस। दूसरा पक्ष वह है पीके। मीन्स होता क्या है, कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी सौदा करते हैं, वो हमेशा दो व्यक्तियों के बीच करते हैं। पहला एक हमारा व्यापार और दूसरा जिसे हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। तो होता क्या है, जितने अमाउंट से हमारा अकाउंट डेबिट होगा उतने अमाउंट से उनका भी अकाउंट क्रेडिट होगा, उतने अमाउंट से उतना उनका भी अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा। मीन्स मतलब ये बताया जा रहा है कि जो दाया पक्ष वैल्यू होता है और जो बाया पक्ष वैल्यू होता है, दोनों सेम रहता है, इक्वल रहता है। फॉर एग्जांपल, सपोज मान लीजिए मैं आपको 500 रुपया पेमेंट कर रहा हूँ, जितने लोग बैठे हो, किसी में किसी पर्सन को मैं 500 रुपया पेमेंट कर रहा हूँ, तो 500 रुपये से आपका अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और 500 रुपये से मेरा अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट यह कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो बिजनेस में, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उस ट्रांजेक्शन में दो पक्ष आते हैं। पहला पक्ष दाया और दूसरा बाया। लेकिन जो दाया पक्ष और बाया पक्ष है, दोनों का बैलेंस इक्वल आता है। और दोनों का बैलेंस इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमको 100 रुपये आपको पेमेंट करना, तो जो 100 रुपये पेमेंट करेंगे, आप एक पक्ष हो गए और एक पक्ष मैं हो गया, ठीक है। तो जो मैं आपको पेमेंट करूंगा तो आपके अकाउंट डेबिट और मेरे अकाउंट क्रेडिट, तो दो, लेकिन बैलेंस क्या होगा, इक्वल होगा कि डिफरेंस होगा, इक्वल होगा। 100 रुपया देंगे तो आपके अकाउंट से 100 रुपया डेबिट हो जाएगा, और 100 रुपया हम दे रहे हैं तो हमारे अकाउंट से क्रेडिट हो गया। मीन्स मतलब बताने की कोशिश ये की जा रही है कि अगर कोई पूछे ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, तो सिंपल सा तो बता सकते हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन उसका दो पक्ष होता है, दाया पक्ष और बाया पक्ष, और दोनों का बैलेंस क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। क्या हम अपने से खरीदेंगे क्या,
अपने से बेचेंगे क्या? नहीं, पैसा किसी दूसरे को ही देंगे, पैसा किसी दूसरे से रिसीव करेंगे, तो हमेशा दो पक्ष आएगा। अब जितना लेंगे उतना ही तो देंगे। मीन्स 10 रुपए का खरीद रहे हैं तो 10 रुपए पेमेंट करेंगे, 20 रुपए कर सकते हैं लेकिन वो एडवांस होगा, ठीक है ना। तो यही आपको डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के बारे में बताया जा रहा है कि दो पक्ष होते हैं, क्लियर है? बता दोगे? और दोनों का वैल्यू क्या होता है? बराबर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल खरीद रहे हो या बेच रहे हो या पैसा रिसीव कर रहे हो, कोई भी हो, हमेशा दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर ही आएगा। क्लियर सबको? दाया पक्ष और बाया पक्ष दोनों बराबर आएगा। यही आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, या व्हाइट बोर्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा, समझाना तो पेन पे समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन जो सौदा करते हैं, में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष डेबिट और दूसरा पक्ष क्रेडिट होता है। और डेबिट पक्ष की टोटल वैल्यू क्रेडिट पक्ष की टोटल वैल्यू के क्या होता है? बराबर होता है। अगर 500 रुपए का खरीदा तो 500 तो हम भी दिखाएंगे और जिससे खरीद रहे 500 तो वो भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं हमने 600 रुपए दिखाया उन्होंने 500 दिखाया, ठीक है, तो हमारा अमाउंट डिफरेंट हो जाएगा। और अकाउंटिंग का कंसेप्ट यही करता है कि सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी काम होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या बताया जा रहा है। जैसे हमने पिछले क्लास में आपको समझाया था, यहाँ पे बताया जा रहा है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। क्या मतलब है पीरियड? मतलब जानते हो आप लोग कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है क्या एक प्रकार का, जो टाइम पीरियड क्या है, हमने समझाया था, आपको बताया था कि जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है बिजनेस का 1 अप्रैल से लेके कहां तक है? 31 मार्च। सबको क्लियर है? तो इसमें आपको थोड़ा सा समझाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसे टाइम इंटरवल कंसेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को एक निर्धारित समय अंतराल के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना होता है। इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, ईयरली और क्वार्टर रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर और कंपेयर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत यहाँ से पूछ लीजिएगा आप। जैसे आते हैं हम यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जैसे बताया क्या जाता है समझने की कोशिश करना। जैसे हम जानते हैं कि हमारा ये व्यापार है, जो बिजनेस है, किसी भी बिजनेस का जो टाइम पीरियड क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। सबको क्लियर है इतना? क्या होगा 1 अप्रैल 2022, इसमें क्या आएगा 2023। सबको क्लियर है? अब अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है? सपोज मान लीजिए हम 1 अप्रैल को क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। और सपोज मान लो हम 10 अप्रैल को भी क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, ठीक है। 20 अप्रैल को हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। तो जो हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जैसे 1 अप्रैल को परचेज किया, ठीक है, 10 अप्रैल को हमने सेल किया, फिर से 20 अप्रैल को हमने पेमेंट किया, तो ऐसे जो हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जो ट्रांजेक्शन कर, अगर उसका स्टेटमेंट चेक करना है कि हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है, तो हम अपने टाइम पीरियड में चेक करते हैं। तो कई लोग चेक करने का तरीका क्या होता है? 3 मंथ में एक बार चेक करते हैं, 3 मंथ में एक बार चेक करते हैं। और कई लोग क्या करते हैं? 1 साल में एक बार चेक करते हैं। और कई बार सब लोग 1 मंथ में एक बार चेक करते हैं। में जो हम लोग बिजनेस में अकाउंटिंग कर रहे हैं, आप अपना स्टेटमेंट चेक करना है तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। चेक क्यों करते हैं? कि हमारे बिजनेस का स्थिति क्या है, हमारा बिजनेस कितने में प्रॉफिट में गया है या लॉस में गया है, या प्रेजेंट टाइम में हमारे बिजनेस का स्थिति क्या चल रहा है, जिसे हम यह मेजर कर सके, कंपेयर कर सके कि व्यापार को और भी बेटर तरीके से चलाना पड़ेगा, कि और भी हम लोग को क्या करना, कैसा कंसेप्ट लाएं कि हमारा व्यापार और अच्छे से चले और हमारा व्यापार और ग्रोथ करे, ठीक है। तो अगर हर महीने में चेक करते हो या 3 महीने में एक बार चेक करते हो तो थोड़ा सुविधाजनक होता है, क्योंकि पहले पता चल जाता है कि हमारा व्यापार का स्थिति क्या है। अगर साल भर में एक बार चेक करते हैं तो एक बार पता चलेगा कितने का प्रॉफिट है या कितने का लॉस। लेकिन जो अकाउंटिंग करते हैं वो उसका टाइम पीरियड कोई पूछे तो क्या जवाब दोगे? 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 अप्रैल 2023। मीन्स
1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जाता है। अब जो सन रहेगा उसका अगले सन, जैसे 22 है तो 22 23, 23 तो 23 24, 24 25, 25 26 ऐसे जाता है। जी जी सुन लो, बता रहे हैं 1 अप्रैल से लेके और 1 अप्रैल 2022 से लेके, और जब हमारा 23 में अप्रैल आएगा तो मार्च के बाद ही आएगा ना, तो इससे जो पहले जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा वो समझो उस साल का, कौन सा साल का, 22-23 का फाइनेंशियल ईयर का टाइम पीरियड है। आज जो 1 अप्रैल 2023 आ जाएगा वो 23 और 24 का होगा। क्लियर है? हो गया? बोलो। हाँ, कई जगह कुछ ऐसे कंट्री है जहां पे फाइनेंशियल ईयर माना जाता है 1 जनवरी से लेके और लास्ट में दिसंबर तक, लेकिन 2-4 वो अच्छा है, जनवरी से चालू होगा, दिसंबर खत्म, फिर से अगला साल, तो 22-23 नहीं जोड़ना पड़ता है, 23-24 नहीं जोड़ना पड़ता है, 2022 से लेके 2022 में खत्म। लेकिन कुछ जगह लगभग 2-4 ऐसे कंट्री हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कंट्री में जो फाइनेंशियल ईयर का जो टाइम पीरियड होता है, बिजनेस का एक टाइम पीरियड होता है अकाउंटिंग का, क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च। लेकिन धीरे धीरे कई सारे ऐसे कंट्री जो सोच रहे सुधार करें, तो सुधार क्या करें, अप्रैल से लेके दिसंबर तक नहीं, जनवरी से लेके दिसंबर तक, सिंपल है, उस साल का हिसाब किताब उसी साल, और याद रखना भी इजी रहता है और मैनेजमेंट करना भी इजी रहता है। साल भर तो इसे पड़ता है, दोनों में साल भर पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे कंट्रियां हैं धीरे धीरे इस्तेमाल कर रही हैं और फ्यूचर में हो सकता है हमारे कंट्री में भी आ सकता है, वो आगे की बात है। प्रेजेंट टाइम में यही चलता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। क्लियर है ना? तो यही बताया, जरा आपको ध्यान देना, क्या एक बार और मैं पढ़ के समझा रहा हूँ। कह रहा है इसे टाइम इंटरवल कंसेप्ट भी कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी बिजनेस इंटरप्राइजेस को निर्धारित समय अंतराल में के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करना होता है, तैयार करना होता है। जब तक हम लोग अकाउंटिंग सही से नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, तो हम आसानी तरीके से स्टेटमेंट तैयार करके नहीं दे सकते हैं। और बताया जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार अकाउंटिंग पीरियड को अपेक्षाकृत शॉर्ट, ईयरली कर सकते हैं, क्वार्टरली रखना चाहिए, जिससे कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर किया जा सके और कंपेयर भी किया जा सके। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगला बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कंसेप्ट। कोई बता दे हमको एविडेंस कंसेप्ट का मतलब क्या होता है? कोई बता, घर से पढ़ के आया है? कोई लड़का घर से पढ़ के आया इसके बारे में? चलो कोई पूछे एविडेंस, क्या जवाब देंगे बताइए हमको, कोई लड़का कोई बता दे। तो फिल्म देखते हो ना आप लोग, कि आपके पास क्या एविडेंस है, प्रूफ, और कोई बता दे, प्रमाण, और कोई बता दे। नेक्स्ट, हाँ, और हाँ वो एविडेंस हो गया। अरे कौन रिकॉर्डिंग जो हो रहा था, सीसीटीवी कैमरा मत बताना एविडेंस है, तो सीसीटीवी कैमरा वो निकाल देंगे हम, तो किसी काम का नहीं है, हार्ड डिस्क होना चाहिए, ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसके बारे में क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार, समझना, इस कंसेप्ट के अनुसार सभी बिजनेस ट्रांजैक्शन को किसी एविडेंस या सपोर्टेड बिजनेस डॉक्यूमेंट जैसे इनवॉइस, वाउचर के आधार पर रिकॉर्ड करना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट ऐसे होनी चाहिए जिन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में रखा जा सके। अब इसका मतलब क्या है? सपोज, ध्यान देना, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। एविडेंस का मतलब वो समझो, एक प्रकार प्रूफ समझ सकते हो, एक डॉक्यूमेंट समझ सकते हो, एक दस्तावेज समझ सकते हो। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन। और जो मिस्टर पीके हैं, क्या है? मिस्टर पीके हैं, अगर हम इनको सेल करते हैं, क्या करते हैं? सेल करते हैं। कितने का सेल करें? मान लो 1 लाख रुपए का हम सेल कर दिए, और जो पीके ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं हम 10 तारीख को देंगे। कितने को? 10 अप्रैल को। तो आप बताइए, अगर हम कोई इनवॉइस नहीं बना के देते हैं, इनवॉइस में समझ रहे हो ना, कोई बिल बना के नहीं देते हैं, तो क्या आप फ्यूचर में यह आप क्लेम कर सकते हो क्या कि हमने आपको 1 लाख रुपए का माल बेचा था, या पैसा आपने क्यों नहीं दिया? तो होता क्या है, बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन करते हो,
जो बाउचर में एंट्री करते हो, जो इनवॉइस बनाते हो, जो बिल क्रिएट करते हो, जो अपने कस्टमर को देते हो या अपने सप्लायर से लेते हो, वो आपका क्या एक प्रकार एविडेंस है, एक प्रूफ है। अगर रियल केस इन केस अगर फ्यूचर में ऐसा हो जाता है कि वो हमसे पैसा ज्यादा मांग रहा है तो उस डिट का बिल हम दिखा सकते हैं। या हाँ क्या है इनवॉइस का मतलब एक प्रकार का हमारा बिल जो हमको मिलता है। जैसे आप लोग खरीदने जाते हो ना कोई प्रोडक्ट, तो जब प्रोडक्ट खरीदते तो आपको एक इनवॉइस मिलता है, तो कहते हैं बिल दे दीजिए, उसी बिल का एक नाम है इनवॉइस। तो कई लोग कहते हैं चलान, कई लोग कहते हैं टैक्स इनवॉइस। मतलब एक प्रकार का इनवॉइस का मतलब आप क्या खरीद रहे हो, कितना खरीद रहे हो, क्या रेट है, किससे खरीद रहे हो, वो सारा इनवॉइस में मेंशन रहता है। वाउचर मतलब पढ़ाया था हमने क्या, प्रमाणक। पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर, सेल कर रहे हैं तो सेल वाउचर, और रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव्ड वाउचर। तो आप बताओ जब तक हम लोग करेंगे नहीं वाउचर में एंट्री तब तक कोई इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, कोई बिल दे सकते हैं नहीं। तो कैसे हम लोग कहेंगे हमारे पास एविडेंस है, हमारे पास प्रूफ है, हम कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट को दिखा सकते हैं और आपसे पैसा वसूल सकते हैं। मतलब आपको ना यही आपको पॉइंट समझाया जा रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस कंसेप्ट के बारे में पूछा जाए तो बता सकते हो कि सर जो भी हम सेल करते हैं या जो परचेज करते हैं तो जो हम लोग रसीद देते हैं, जो बिल हम लोग देते हैं, वो हमारा एक एविडेंस है, जिससे अगर इन केस कभी फ्यूचर में हमारा कस्टमर कहता पैसा नहीं देंगे, आप कितने का बेचे हो, नहीं खरीदे हैं, तो उस एविडेंस को हम लोग कोर्ट में लाके दिखा सकते हैं और उससे पैसा वसूला जा सकता है प्रूफ के तौर पर। या कोई जरूरी नहीं कि हम लोग कोर्ट में दिखाएंगे, कई सारे लोग ऐसे लोग होते हैं, अगर ग्राम सभा की बात करें तो हम उसको पंचायत में लाके दिखा सकते हैं, जितने का सेल किए पैसा नहीं दे रहा है। बात आपको ना मतलब एक प्रूफ होना चाहिए। लेकिन हम 1 लाख रुपए का माल दे दिए और कहीं रिकॉर्ड नहीं किए तो क्या होगा जी, कोई मानेगा? मतलब गवर्नमेंट क्या कहता है, हमको प्रूफ चाहिए, ठीक है ना। अब प्रूफ क्या लिखित चाहिए या वीडियो के रूप में चाहिए। तो आप बताओ बिल का तो वीडियो बनाओगे नहीं उतना, यही है अगर सीसीटीवी कैमरा है, आप उसका रिकॉर्डिंग किए इतना का माल खरीद के ले जा रहे हैं, ठीक है ना, तो शुरू से लेकर लास्ट तक दिखाइए। अब उस कोर्ट के पास उतना टाइम नहीं है, 1 घंटे का वीडियो देखेगा, कब आया था कब गया था, एक प्रूफ रहेगा दिखा देगा, ठीक है। लेकिन अब कहेगा नहीं बीच में पैसा दिए थे, दिखाते रहो भगाते रहो, कब दिया था। जैसे मान लो 3 बार था हमारे यहाँ पे बिजनेस व्यापार में, अब पैसा कह रहे नहीं हम दिए थे, अब टाइम नहीं बता रहे दिए थे, दिन भर रिकॉर्डिंग चलाइए तब भगा के, ठीक है ना। तो सबसे अच्छा है एक प्रूफ रहेगा, आसानी तरीके से काम चल जाएगा। मतलब प्रूफ तो ये भी है, ये भी एविडेंस के बारे में बताया जा रहा है। क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, और यह इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है, मैचिंग कंसेप्ट। चलिए बताइए, तो बताओ पढ़ाया गया तुमको, बताओ बता दो, नहीं पढ़ाया, चलो देखो ध्यान देना, मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या होता है आप बताइए। हम लोग का चलो हम बता रहे हैं, अभी इसको पढ़ के समझाएंगे। जैसे हम लोग का जो बिजनेस का फाइनेंशियल पीरियड, टाइम पीरियड होता है, क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, सबको क्लियर है? तो होता क्या है, सपोज मान लीजिए, समझने की कोशिश करना, हम हमारे यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम अगर जनवरी में काम करवा रहे हैं, समझने की कोशिश करना, जनवरी में हम काम करवा रहे हैं, तो आप बताओ जनवरी में काम करवा रहे हैं तो सैलरी किसका देंगे, जनवरी का। लेकिन आप लोग देखते हो कि हम लोग जनवरी में काम पूरा करवाते हैं, लेकिन उस सैलरी को हम पे करते हैं फरवरी में, समझने की कोशिश करना। या जनवरी और फरवरी का जो बैलेंस होता है, जो सैलरी होता है, कभी 2 महीने से एक बार देते हैं, वो पे करते हैं मार्च में, समझने की कोशिश करना। तो अकाउंटिंग कहता है कि वो तो एक्सपेंस आपका जो था वो तो जनवरी का था और फरवरी का था, लेकिन आप पेमेंट करें किसमें, मार्च में। तो दिक्कत होती क्या है, वो पैसा एक्सपेंस दिखने लगता है किसमें, मार्च में, और हमने किया एक्सपेंस किसमें, जनवरी में और फरवरी में। तो मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है कि जिस महीने का वह एक्सपेंस है उसको उसी महीने में एडजस्टमेंट कीजिएगा, भले ही पेमेंट 2 महीने के बाद दे। क्या समझे, भले ही वो पेमेंट 2 महीने के बाद दे। हाँ, जिस महीने में पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा दिखेगा करेगा, इतने लाख रुपए का पेमेंट किए, लेकिन जो एक्सपेंस दिखाइए वह जनवरी का दिखाइए, जो एक्सपेंस दिखाइए वो फरवरी का दिखाइए, ना कि मार्च का दिखाइए। हाँ, मतलब पेमेंट की तो मार्च में,
लेकिन पहले से लायबिलिटीज बुक कर देंगे किसके नाम से, सैलरी के नाम से, किसमें, जनवरी और फरवरी में, और जाके पेमेंट कर देंगे। तो जो कोई रिपोर्ट हमसे मांगेगा तो पता कर सकते नहीं, पैसा तो 30,000 दिया था, लेकिन जो पैसा जो दिया था ना वो जनवरी और फरवरी का दिया था और प्लस मार्च का दिया तो 30,000 रुपया दिया। तो ये अकाउंटिंग मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि मैच होना चाहिए, वो पैसा कहां से आया, क्यों एडवांस जा रहा है, ठीक है, जिस महीने का उसी महीने में एडजस्टमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है। कहा जा रहा है इस कंसेप्ट के अनुसार हम एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू प्राप्त करते हैं, समझने की कोशिश करना, रेवेन्यू मतलब जितना हमारा अर्न होता है एक अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है, रेवेन्यू प्राप्त करते हैं और उस रेवेन्यू को पाने के लिए जितना एक्सपेंस करते हैं उनकी मैचिंग होना अनिवार्य है, जिससे कि हम बिजनेस के वास्तविक रिजल्ट को प्राप्त कर सके। जैसे कि हम किसी भी बिजनेस में फैक्ट्री रेंट कितना दिए 10,000 तथा स्टाफ सैलरी कितना दिए 90,000 किया, और उस मंथ में टोटल हमने कितना किया जी एक्सपेंस, बोलो, यहाँ पे 2 लाख किया हो तो उस मंथ में बिजनेस का प्रॉफिट कितना होगा 1 लाख होगा। क्लियर है। जैसे हमने बिजनेस में फैक्ट्री का रेंट कितना दिया 10,000, स्टाफ का सैलरी कितना दिया 90,000, तो पूरा इनकम और एक्सपेंस जोड़ेंगे ना तो बता रहा टोटल इस महीने में सेल कितने का किया है, तो यही हमारे व्यापार के लिए क्या होगा रेवेन्यू। तो हमने टोटल एक्सपेंस कितना किया 10,000 और 90, तो टोटल एक्सपेंस कितना किया था 1 लाख, तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट निकालना, तो क्या करेंगे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो रेवेन्यू कितने का था 2 लाख, एक्सपेंस कितने का था 1 लाख, तो निकल के कितना आएगा 1 लाख। जी क्या ध्यान देना, हाँ बोल सकते हो, लेकिन ध्यान देना रेवेन्यू एक प्रकार का हमारा जितना अर्न कर रहा है डेली ना, या साल भर उसे बोलते हैं जितना सेल करते हो बोलते हैं रेवेन्यू किया हमने, ठीक है ना जी। या एक दिन का चेक करना तो एक दिन का भी चेक कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट एक दिन में पता नहीं किया जा सकता। अरे कभी 1 लाख रुपए का माल मंगवा लेते हैं और धीरे धीरे तो बेचते हैं, और 2,000 का, कल 3,000 का, महीने में 5 लाख का बेचते हैं, तो प्रॉफिट निकाल पाओगे कि आज मान लो 4 लाख रुपए का माल मंगवाए, भाई कौन है जी, बजा लो और तेज हो जाओ, माल क्लियर है सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्या, देखो सिंपल शब्द बता रहा हूं, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस साल का वह इनकम और एक्सपेंस है आप उसी साल में क्या कीजिए एडजस्टमेंट कीजिए, जिससे यह पता किया जा सके कि आपके व्यापार में कितने का लॉस हुआ है या आपके व्यापार में कितने का प्रॉफिट हुआ। क्लियर है। अब चेक कैसे करोगे, एक महीने में चेक करना तो भी चेक कर सकते हो, टोटल इनकम देखो मतलब टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंस माइनस करो, प्रॉफिट निकल के चला आएगा। क्लियर है। जैसे एक महीने का चेक करना, तो मैंने एग्जांपल दिया है ना कि मार्च वाला सैलरी अप्रैल में दिया, लेकिन दिखाएंगे किसमें मार्च में, तो मार्च वाला एक्सपेंस जोड़ लो और मार्च वाला इनकम जोड़ लो और निकाल दो, प्रॉफिट निकल के आएगा। यही तो होगा। जैसे मान लो हम इस महीने में टोटल 2 लाख रुपए का हमने इनकम किया और हमने टोटल खर्चा जो किया था वो कितने का किया था, हमने 1 लाख रुपए का किया था, तो आप माइनस करके निकाल सकते हो, भले ही पेमेंट अगले महीने में दिए लेकिन एडजस्टमेंट हो गया, वैसे ही कर सकता है, तो दिक्कत हो जाएगी, बता ही नहीं पाएंगे क्या हुआ। क्लियर है। चलिए लास्ट, देखो यहाँ पे अब बताया जा रहा है रियलाइजेशन कंसेप्ट, क्या मतलब है, कह रहा इस कंसेप्ट के अनुसार, समझना, इस कंसेप्ट के अनुसार रेवेन्यू को इनकम के रूप में उसी डेट में कंसीडर किया जाएगा जिस डेट में इनकम रिसीव हो। जैसे कंसीडर मतलब एक प्रकार का होता है, सिंपल से तुम बता सकते हो कि उसी डेट को वह इनकम माना जाएगा, ठीक है, जिस डेट में हमने इनकम किया।
जैसे सपोज आप मेरे कस्टमर हो, समझना, आप मेरे कस्टमर हो और आपने 10,000 रुपए का आपने आज मुझसे सामान खरीदा, तो आप बताओ इनकम कब मानेंगे? उसको कंसीडर आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे? आज हम बताएंगे आज हमने इनकम जो किया था वह इस पार्टी से कितने का किया था? 10,000 रुपए। तो बोला गया जिस डेट का है उसी डेट को मानते हैं, भले ही पेमेंट 2 दिन के बाद वो मिले। क्या समझे? जैसे हम 10,000 रुपए का सबको हमने माल बेच दिया, पूरे मिला के 10,000 का बेचा, तो आज का इनकम कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे जी? 10,000। कोई जरूरी का पैसा पूरा आज ही मिल जाएगा? नहीं, कल भी मिल सकता है, परसों मिल सकता है, लेकिन टोटल सेल कितना दिखाएंगे आज का? 10,000। यही बताया जा रहा है, पैसा कल भी मिल सकता है, परसों मिल सकता है, लेकिन आएगा, मेरे पास आएगा, तो उसको क्या मान लेते हैं हम लोग? इनकम। भले ही आगे जगह डूब जाए तो हम लोग बैड डेब्ट्स में डाल देंगे, नहीं आएगा तो बैड डेब्ट डूबत राशि, तो पढ़ाएंगे आपको क्या होता है। ठीक है, यही बताया जा रहा है आपको। और बता रहा डेट में इनकम क्या किया जाता है? रिसीव हो जाता है। और बताया जा रहा है किस कंसेप्ट के अनुसार अनअर्न रेवेन्यू को इनकम मानकर बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। हाँ देखो, टोटल सेल ऑफ अमाउंट, जितना हम सेल करते हैं उसी बोलते हैं कि हम कितने का रेवेन्यू किए, पता आपको ना, उसके बाद से कितने का एक्सपेंस किया उसके बाद निकाल के बता दिया जाता है। क्लियर है ना? जैसे मान लो आज हमने किया 5,000 रुपए का सेल, तो आपसे आके कोई आपका ओनर या आपका सीनियर पूछे कितने का अर्न किए हो, तो टोटल बताओगे? नहीं, आज बताओगे 5,000 का अर्न किया। मैंने बताया था ना, या मान लो दिन भर में सर के पास फीस जमा हुआ 1,000 रुपया, तो सर पूछेंगे प्रदीप सर से कितना फीस जमा हुआ है, आज हम लोग कितना कमाए हैं, तो कहेंगे 1,000। कहेंगे कल वाला जोड़ के? नहीं, 1,000 कल और 1,000 2,000, ये नहीं बताएंगे, कल वाला कल का हिसाब हो गया, आज वाला बताएंगे 1,000 रुपये। अब उसमें कितना एक्सपेंस किया पता नहीं, 10,000 भी एक्सपेंस कर लिए होंगे, उसकी बात अलग। तब पूछेंगे एक्सपेंस कितना किया, बताएंगे 10 कप चाय मंगवाए थे, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक मंगवाए थे, या किए थे, इतना एक्सपेंस किया था। तब कहेंगे कितना कमाए आज, अगर दोनों को निकालेंगे तो निकल के चला आएगा। ऐसे नहीं निकाल पाएंगे, उनका रेंट भी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है, हम लोग का सैलरी भी है। 1,000 में चेक कर सकते हैं कितना कमाया? नहीं, सारा छाटेंगे पर डे का, तब बता पाएंगे इतने का इनकम किया, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंस है जी, रेंट देते हैं, सैलरी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, मेंटेनेंस का खर्च देते हैं, सब छांटने के बाद क्लियर कर पाएंगे आज का क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है। इनकम तो बता दिए इतने का हुआ, बता आपको ना, ध्यान देना। अब पहले रिकॉर्डिंग बंद कर लेना तो बताएंगे। यहाँ तक सबको समझ आया ना? चलिए।